इतनी डिटेल में की हुई है बात। सिर्फ एक चीज मैं कल भूल गया था, दैट वाज अबाउट द वोल्ट मीटर। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है ये वोल्ट मीटर है, और इस वोल्ट मीटर का जो सर्किट में सिंबल होगा ये इस तरह का होगा। और ये वोल्ट मीटर आपको मैं डिस्प्ले पे, ये बेटा आपको एटीपी के अंदर मिल सकता है। एटीपी में आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसको रीड करना आना चाहिए। तो अभी मैं आपको निडल की पोजीशन शो करूंगा, और आप लोगों ने मुझे उस निडल पे इसके वोल्टेज बतानी है कि कितने वोल्ट्स हैं। तो प्लीज ये कोई सबसे पहले तो आप मुझे इसका प्रिसीजन बता सकते हैं? जी बेटा, कल हमने एम मीटर की देखी थी ना, ये वोल्ट मीटर है। ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। तो 1.7 मुझे वैल्यू बता रहे हैं इसके बच्चे। तो इसका ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1/10 इसका प्रिसीजन है 0.1 वोल्ट। इसका प्रिसीजन आपके पास कितना आ गया? 0.1 वोल्ट्स। अब बेटा यहाँ पर ये 1 है, दिस इज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7। तो 1.7 वोल्ट्स इसकी रीडिंग आ गई। यानी एटीपी के अंदर आप लोग अब आसानी से ये रीड कर सकते हैं कि आपके पास मीटर जो है डिस्प्ले पे क्या रीडिंग दे रहा है। ऐसा बेटा 1 1 मार्क के आते हैं। कल आपने एम मीटर को रीड किया था, आज आपने वोल्ट मीटर को रीड किया। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वोल्ट मीटर must be connected in parallel to the component. After connecting the voltmeter to the circuit, if the needle deflects to the left side of zero, simply interchange the connections. अगर ये बेटा ये तो खैर जीरो वाला है, ऐसे अगर आपके पास कोई मीटर हो, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बेटा हमने एक वोल्ट मीटर यहाँ पे आपको डिजाइन करके दिया है। ये सेंटर जीरो वोल्ट मीटर है। ये कौन सा वोल्ट मीटर है? सेंटर जीरो। अगर आपके पास निडल जो है इस साइड पे डिफ्लेक्ट हो रही है टू द लेफ्ट, तो दैट इज नेगेटिव वोल्ट्स। और अगर राइट साइड पे डिफ्लेक्ट हो रही है तो ये पॉजिटिव वोल्ट्स हैं। ठीक है, जब यहाँ जाएगी तो ये वैल्यूज पॉजिटिव हैं, और अगर इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जाएगी तो ये वैल्यूज नेगेटिव हैं। और नेगेटिव वैल्यूज कब आएंगी? नेगेटिव वोल्ट is possible when connection are incorrect। ठीक है, जैसे अगर ये आपके पास एक सर्किट है, ये लैंप है। अब बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से लैंप की जो साइड कनेक्टेड है, लेट दिस पॉइंट बी, इस साइड को मैं कह देता हूँ 1 और इसको कह देता हूँ 2। ये मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो बेटा ये जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है लैंप की साइड, ये पॉजिटिव होगी, और जो नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है वो नेगेटिव होगी। अगर बेटा मैं वोल्ट मीटर को कनेक्ट करूं इस तरह से, और एग्जामिनर आपको ये मार्क कर दे कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है,
तो अब देखें ये कनेक्शन आपके क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। पॉजिटिव से पॉजिटिव साइड ऑफ द वोल्ट मीटर कनेक्ट होनी चाहिए थी, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होनी चाहिए थी। सही है। इस सूरत में ये आपके पास क्या करेगा, ये नेगेटिव साइड पे रीडिंग देगा, लेफ्ट साइड पे रीडिंग देगा। तो आप कनेक्शन को रिवर्स कर लेंगे, ये वाला इधर ले जाएंगे और इस वाले को इधर कनेक्ट कर देंगे। सिंपल। अगर एटीपी में ऐसा सवाल आ जाए जिसमें वोल्टेज नेगेटिव में वो मेजर कर रहा हो, तो आपने एग्जामिनर को बताना है कि आपके पास जो कनेक्शन है वो क्या हुआ है, वो रॉन्ग वे कनेक्टेड है। इसका जो वोल्ट मीटर का नेगेटिव साइड है वो लैंप के नेगेटिव साइड से कनेक्टेड होगा। लैंप का नेगेटिव साइड बेटा अभी आपने प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया था आपको कि वो एंड किसी भी कंपोनेंट का जहां से करंट एंटर होगा, ये करंट एंटर बेटा जिस एंड से हो रहा है दैट इज वन। जिस एंड से करंट एंटर होगा वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जिस एंड से करंट बाहर निकलता है वो क्या होगा बेटा, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। जिस वायर के थ्रू करंट एंटर होगा उस वायर को लाइव वायर कहेंगे। जिस वायर के थ्रू करंट एंटर होगा अप्लायंस में वो लाइव वायर है। जिस पॉइंट पे करंट एंटर हो रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। जिस वायर से करंट बाहर निकलेगा अप्लायंस से वो न्यूट्रल वायर है, ठीक है। और ये नेगेटिव मार्क होगी, न्यूट्रल वायर नेगेटिव होगी, एन फॉर एन, ठीक है। ये याद रखें, न्यूट्रल वायर नेगेटिव होगी, दूसरी वाली अल्टीमेटली पॉजिटिव होगी। तो आपका जो वोल्ट मीटर है इसका ये नेगेटिव साइड इधर पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, तो ये गलत कनेक्शन है, ये कनेक्शन गलत हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन कनेक्शंस को स्वैप करना पड़ेगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला कनेक्शन यहाँ आ जाएगा। भाई ठीक है, मुझे फीडबैक दीजिए, ठीक है, समझ आ गई बात। तो हमारे पास ये जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो गई है। तो वोल्ट मीटर जैसे वहां पर लिखा हुआ था ये सेंटर जीरो है। अच्छा ऐसा नहीं है, मेरे ध्यान में भी एक आया है सिचुएशन प्रैक्टिकल करते हुए हम ए लेवल्स के। ऐसा अक्सर ये भी होता है बेटा, ये निडल के इधर थोड़ा सा स्पेस होता है इस जगह पे, तो ये निडल जो है इंस्टेड ऑफ जीरो के ये यहाँ चली जाती है, ठीक है। अगर ये सेंटर जीरो ना भी हो और एग्जामिनर इस तरह से दे दे तब भी आपने ये समझना है कि यानी कि नेगेटिव साइड पे जब भी जाएगा आपने समझ जाना है यार इसके कनेक्शन उल्टे हुए, सिंपल इसके कनेक्शंस को रिवर्स कर दूं मैं और कुछ नहीं करूं। ये पॉइंट एटीपी के लिए समझ आ गया, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, रिमेंबर दैट, ठीक है। दूसरे नंबर पे एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर की वो इनफिनाइट होती है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। तो जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो करंट यहाँ आ रहा है, तो करंट को वोल्ट मीटर में भी जाना चाहिए और लैंप में भी जाना चाहिए। तो अगर तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट यहाँ से शेयर हो जाएगा, समझ गए ना, करंट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसकी इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है, इतनी हाई रेजिस्टेंस है कि इंस्टेड के करंट यहाँ आने के बजाय करंट यहाँ चला जाता है। करंट और रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। जब रेजिस्टेंस बेटा इनफिनाइट होगी तो करंट मिनिमम यानी जीरो होगा। तो वोल्ट मीटर में टेक्निकली थ्योरेटिकली देयर इज नो करंट, याद रखिएगा ये बात कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इनफिनाइट रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। इस पे भी फीडबैक दे दीजिए। ओके, देन arrangement of cells. There are two types of arrangement. One is series and other one is parallel. Series और parallel arrangement है। ये एक सेल है जो इस वक्त आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा है, इसको मैंने लेबल किया हुआ है, लेट इट बी वन। दिस इज डायग्राम वन कह लेते हैं हम इसे। डायग्राम टू को देखें। इस डायग्राम टू में ये दो सेल्स, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है। तो दिस इज करेक्ट। और ये आपके पास क्या होगा बेटा, ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा कि एंड टू एंड कनेक्टेड है, ठीक है। कैसे, एंड टू एंड कनेक्टेड है, ठीक है।
तो एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, तो इसमें कैसे देखना है, हमेशा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कनेक्टेड, पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्शन होगा। तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो इफ आई ड्रॉ like this, ये कैसा कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन है, ये सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। रिमेंबर दैट बेटा कि हमारे पास ये एक सिंगल सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स फॉर्म्स अ बैटरी। बैटरी की ये डेफिनेशन होती है बेटा, ठीक है। जैसे हम ये यूपीएस के लिए या सोलर के लिए बैटरीज या कार के लिए बैटरी लेते हैं, तो हम यही पूछते हैं ना कि यार ये कितने सेल्स हैं इसमें, तो उसमें 6 सेल हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, वट एवर वो मैन्युफैक्चरर बताता है। तो जो कॉम्बिनेशन है सेल्स का, एक से ज्यादा सेल बनेंगे तो वो बैटरी बन जाएगी। तो दिस इज व्हाट द बैटरी इज। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ये बैटरी है। अब ये अगर ईच सेल इज ऑफ 1.5 वोल्ट, तो बेटा अब आपने क्या करना है, जो मैं ट्रिक यूज करता हूँ, मैं आपको अपनी ट्रिक शेयर कर रहा हूँ। वी नो दैट पॉजिटिव से हमेशा करंट बाहर निकलेगा, तो ये भी करंट बाहर है, ये भी करंट बाहर है, ये भी करंट। इन सब करंट्स को देखो, ये सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, बड़े वाली जो है, इनमें से करंट बाहर निकलेगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो इन सब में करंट सेम डायरेक्शन में है। तो ये सारे के सारे, लेट दिस बी E1, let this be E2, this be E3, this be E4। तो E total would be, जो टोटल वोल्टेज होगी बैटरी की वो क्या होगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर हम आपको ये कहें ईच ऑफ द सेल इज 1.5 वोल्ट, तो बेटा ई टोटल कितना होगा, मुझे जल्दी से मैसेज करो। कितनी टोटल वोल्टेज है बेटा, ये बैटरी कितने वोल्ट की है, यस बिल्कुल सही है बेटा। तो दिस इज 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, इट्स 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अच्छा ये भी अब मुझे बताएं आप, ये मैं एक और बना रहा हूँ बैटरी, ये 2 वोल्ट का सेल है, ये 3 वोल्ट का सेल है, तो ई टोटल कितना होगा बेटा, यस 5 वोल्ट, ठीक है, हाँ 5 वोल्ट बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गया बेटा, आपने देख लिया कि करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो आपने इनको ऐड कर दिया। अच्छा, दूसरा आपने एक और इम्पोर्टेंट बात देखी होगी, द सेल्स ऑफ सिमिलर वोल्टेज और डिफरेंट वोल्टेज कैन बी ज्वाइंट टुगेदर इन सीरीज। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट द सेल्स ऑफ डिफरेंट वोल्टेज कैन बी ज्वाइन टुगेदर, ये आपस में ज्वाइन हो सकते हैं। यानी एक बैटरी डिफरेंट वोल्टेज के सेल्स की बन सकती है अगर आप सीरीज में सेल्स कनेक्ट करें। कंफर्म, सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका आंसर बताइएगा। अब ये टोटल कितना है बेटा, यस सही है बेटा रवीशा आपका आंसर जी। अच्छा अब देखें, जो थोड़ा सा स्टक हुए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हैं, उनके लिए लेट दिस बी E1 एंड दिस बी E2।
the current from E1, I1 is going that way, and the current from E2, I2 is going that way. तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में थे, तो what I told you, simply add the voltage of the cells. If the currents are going in opposite direction, तो simply subtract the voltage. जो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 3 minus 2, ये आपके पास आ जाएगा 1 volt. E is EMF बेटा, it's not energy. कल हमने EMF पढ़ा था ना. Yes, कह सकते हैं energy carried by 1 coulomb charge. मिस्टर कूलम के पास कितनी एनर्जी है, ये वो E जो है, दैट इज द EMF. ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स जो है बेटा, इनके कनेक्शन देखो, ये रॉन्ग वे कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है. वी नीड नेगेटिव, ये राइट वे कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, या पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है. यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये रिवर्स कनेक्शन है. इसलिए वोल्टेज क्या हो गई आपके पास, ड्रॉप हो गई. कोई मसला इसमें बेटा, इस वाली डायग्राम में ये समझ में आया बेटा? ठीक है, अच्छा. अब बेटा एक और सवाल सॉल्व कर दे. अब ये टोटल कितना होगा बेटा, टोटल ईएमएफ वोल्टेज बैटरी का कितना होगा? जी बिल्कुल सही है बेटा. जिन लोग जो थोड़ा सा इसमें स्टक हुए हैं, उनके लिए दोबारा से प्लीज देखिए बेटा. ये यहाँ से करंट I1 इधर जा रहा है, और यहाँ से करंट I1 इधर जा रहा है. both the batteries are having current in same direction. So what you were supposed to do, when the current is in same direction, simply add the voltage. Simply add the voltage. This is 3 plus 3, 6 volt. It's not 0. अगर ये मैं यूं कनेक्ट करूं, अब जो मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें ई टोटल क्या होगा, दैट वुड बी 0. क्योंकि यहां से करंट I1 इधर जा रहा है, यहां से करंट I2 इधर जा रहा है. तो मैंने क्या कहा था, जब करंट अपोजिट हो, जिन बैटरीज के भी करंट अपोजिट हो, उनको आपने सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एक लास्ट और इसमें ऐड करता हूं, फिर मैं पैरेलल की तरफ जाऊंगा. यस, इट्स अ बिट ट्रिकी वन. अगर कॉन्सेप्ट बन गया तो फिर तो कोई ट्रिकी नहीं है. ठीक है, ठीक है बेटा, सही है. ठीक है फार्मा, आप थोड़ा सा दोबारा कंसीडर करो. करंट की डायरेक्शन देखो बेटा, करंट्स की डायरेक्शन देखो. वो करंट्स जिनकी डायरेक्शन सेम है, सिंपली ऐड दोज वोल्टेजेस. और जिसकी करंट की डायरेक्शन उनसे अपोजिट होगी, वो वाली वोल्टेज सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, ये देखो, दिस इज ये I1, दिस इज I2, दिस इज I3, एंड दिस इज I4. तो बेटा हमारे पास this 2, 3 and 1.5, they all have same direction of current, but this 3 volt is in opposite direction, so minus 3 volt. अब बेटा आप इसको कैलकुलेट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5 वोल्ट. यस, ठीक है बेटा, आप सही आंसर किया आपने. ठीक है, सही है बेटा. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज दोबारा से मुझे बता दें, मुझे मैसेज कर दें. ठीक है बेटा, तो
I hope how this is 3.5. It's not a 6.5 battery because इसका करंट इन तीनों करंट से अपोजिट है. That's why this 3 volt would be subtracted. ये इसको subtract कर देंगे हम. तो that is the difficult part. ये थोड़ा मुश्किल सवाल था लेकिन ऐसा आ सकता है MCQs में. अच्छा, अब आ जाते हैं पैरेलल की तरफ. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कंडीशन है जो बेटा कभी भी नहीं भूलनी आपने, वो क्या होगी कि जो दो सेल आपने कनेक्ट किए और पैरेलल कॉम्बिनेशन लाइक दिस है, कम से कम दो सेल होंगे बेटा इस तरह से कनेक्टेड, ये पैरेलल में है. तो इन पैरेलल सेल्स कनेक्टेड मस्ट हैव सेम वोल्टेज. अगर ये डिफरेंट वोल्टेज के होंगे तो वो जो हायर वोल्टेज वाला होगा वो लोअर वोल्टेज को चार्ज करना शुरू कर देगा, उसको एनर्जी देना शुरू कर देगा. ये मैं भी समझाता हूँ. पहले पहले ये बात तो आप समझें आप इस बात को कि आपके पास जो जितने भी सेल बेटा आपने पैरेलल में देखें, सीरीज में क्या एडवांटेज था, डिफरेंट ये डिफरेंट वोल्टेजेस के सेल मैंने यहाँ कनेक्ट किए हुए थे. पैरेलल में ऐसा नहीं कर सकूंगा मैं. पैरेलल में मुझे हमेशा सेम वोल्टेज के सेल्स कनेक्ट करने. मींस इफ दिस सेल इज 1.5 वोल्ट और मैं इसको कर दूं 2 वोल्ट, तो बेटा इस 2 वोल्ट से जो करंट निकलेगा वो करंट लोअर साइड पे जाएगा, वो इस बैटरी की तरफ चला जाएगा, ये इसको चार्ज करना शुरू कर देगा. ये सर्किट में करंट नहीं जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बेटा. ये क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. जब भी करंट शॉर्टकट पाथ पे जाता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है. ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा इसको साइड पे कर लूं. तो अब मैं यहाँ पर देखो, ये आपके पास फर्ज करते हैं इस बैटरी से ये लैंप कनेक्टेड है. तो द करंट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस लैंप, द करंट विल बी मूविंग टुवर्ड दिस. वोल्टेज हमेशा, करंट हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ जाता है बेटा. ठीक है, तो ये 2 वोल्ट पे है, ये 1.5 वोल्ट पे, तो करंट इस तरफ चला जाएगा. और शॉर्टकट पाथ भी यही है, इंस्टेड कि वो यहाँ जाता है इसके बजाय वो यहाँ चला जाएगा. ठीक है, करंट जैसे वाटर सीक्स शॉर्टेस्ट पाथ, अगर आप पानी को देखें फ्लो करता हुआ तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ जा रहा होता है. तो ऐसे ये भी आपके पास जो है शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ जाएगा. ये थोड़ा सा ए लेवल्स में आएंगे तो फिर उस वक्त और ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी फिर चाइल्डिश लेवल पे फिलहाल मैं इसको इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो इन पैरेलल दिस इज इनकरेक्ट. ये कॉम्बिनेशन, ये वोल्टेज का ये वाला, ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता. तो आपको पैरेलल में हमेशा सेल्स का ईएमएफ सेम रखना है. अब मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना रहा हूँ. चले 3 सेल लगा दिए मैंने 2 के बजाय. इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका ईएमएफ E3 है. तो कंडीशन मैंने क्या बताई, सारे सेल्स की वोल्टेज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए. तो ये बराबर होगा ई टोटल के. पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो ये हमारे पास ई टोटल के बराबर होगा. फॉर सपोज इफ दिस इज ऑफ 3 वोल्ट, तो ये भी 3 वोल्ट होगा और ये भी 3 वोल्ट होगा. तो अगर E1 3 वोल्ट है, E2 भी 3 वोल्ट है, ये भी 3 वोल्ट है, तो ई टोटल भी 3 वोल्ट के बराबर होगा. तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है. तो पैरेलल में जब भी आपने कोई बैटरी के कनेक्शंस करने हैं तो उनके सेल्स को आपने क्या करना है, आपने सेल्स को पैरेलल में अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो सबकी वोल्टेज को सेम कंसीडर करना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब जो है एक सर्किट ड्रॉ करूंगा और मैं आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पर टोटल बैटरी की वोल्टेज जो है वो कितनी है. इसलिए 3 होगा भाई कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है. यहाँ भी 3 वोल्ट है, ये बैटरी भी 3 वोल्ट की है,
ये भी 3 वोल्ट की है, ये भी 3 वोल्ट की है। ठीक है, तो जब ये 3 वोल्ट की है तो इसका मतलब ये है ये पैरेलल में लगे हुए हैं, और पैरेलल में पीडी सेम होता है। अच्छा, अब ये हमारे पास ये सेल्स कनेक्टेड है। फॉर सपोज ये 1.5 वोल्ट है, दिस इज 1.5 वोल्ट, दिस इज 1.5 वोल्ट एंड दिस इज 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो बेटा अब हमें ई टोटल आपने बताना है। शाबाश, मुझे मैसेज करें कितना है। यस, ठीक है बेटा, 1.5 वोल्ट। शाबाश। किसी को कोई मसला है इसमें पैरेलल में? नहीं बेटा, 6 नहीं होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ये वोल्टेजेस ऐड नहीं होंगी। जो एक सिंगल सेल की वोल्टेज है वही बेटा आपके पास यहाँ पे ई टोटल होगी। ठीक है, अब बेटा हम जो है एक हमारे घर में जो रिमोट कंट्रोल हम यूज करते हैं उसके सेल्स का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये एक बैटरी है, इसमें ई टोटल जो है दैट इज इक्वल टू फॉर सपोज 1.5 वोल्ट। जी बेटा, आंसर बताइए। जी, ठीक है बेटा, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। तो दिस इज 1.5 वोल्ट, बिकॉज ये हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा, अब बेटा जी बेटा, स्टूडेंट के पास इनफिनाइट नंबर जितना भी आप सोच सकें उतने सेल्स हैं, 1.5 वोल्ट ईच के। तो उसको 6 वोल्ट की बैटरी बनानी है, तो उसको कितने सेल्स जो हैं वो यूज करने चाहिए? और ये P2 में तो खैर सर्किट डायग्राम बनाने के लिए होता। सही है फहमा, आपका आंसर ठीक है बेटा। शुएब का भी आंसर ठीक है, तो बेशक आपका भी ठीक है आंसर। तो वी नीड 4 सेल्स। हाँ बेटा, बिल्कुल सही है, रविशा का भी आंसर सही। वी नीड 4 सेल्स, और ये देखिए हमें, मैंने अभी कहा ना, जब हमें वोल्टेज बढ़ानी होगी तो हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। तो दिस इज 1.5 वोल्ट, दिस इज 1.5 वोल्ट, दिस इज 1.5 वोल्ट, दिस इज 1.5 वोल्ट। अब इसको देखें ये कितने वोल्ट्स बन रहा है बेटा, ये सीरीज में कनेक्ट होंगे। यस, 4, हसनैन का आंसर भी ठीक है, सही है बेटा। 4 सेल्स हैं, 4 सेल्स आपने यूज किए, और आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी बन गई। हाउ मेनी सेल्स? आंसर आ गया 4 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो आई होप हमें बैटरीज के जो कॉम्बिनेशन हैं अब इस पे ग्रिप हो गई है, इस पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अब नेक्स्ट मैं एंड की तरफ जा रहा हूँ, दैट इज अबाउट रेजिस्टेंस। कल मैंने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो रेजिस्टेंस को व्हेन यू आर डिफाइनिंग इन कैम्ब्रिज, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स द रेशियो, resistance of a component is the ratio of potential difference across a component to the current passing through it। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है,
इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप जो है इसको ये इस तरह से भी एग्जाम में लिख सकते हैं। बोथ आर एक्सेप्टेबल। अगर आप रेजिस्टेंस को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो बेटा ये इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले फेज में ये हमारे पास एक, यूं समझ लें, एक वायर है, और इस वायर में एक मिनट बेटा, इन्होंने किसी क्वेश्चन का कहा है, मैं देखूं। अच्छा चलें, ये इन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया है, ये मैं भूल गया, ये लिख लेते हैं। चलें, जब बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि जो करंट होता है वो दोनों बैटरीज, जो रिक्वायर्ड करंट है यहाँ पे सर्किट में, करंट आई रिक्वायर्ड है, तो I1 करंट यहाँ से आ रहा है और I2 करंट यहाँ से आ रहा है। मल्टीपल सोर्सेज है, तो दोनों करंट को क्या कर रही है बेटा, शेयर कर रही है। फॉर सपोज अगर वी नीड 2 एम्पियर करंट, हमें 2 एम्पियर का करंट चाहिए, और मैं यहाँ पर जो है आपके लिए एक एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा इधर से डिस्प्लेस कर लूं। तो अगर हमारे पास ये बेटा एक लैंप कनेक्टेड है, कंपोनेंट कोई कनेक्टेड है, that component needs 2 ampere current, the cells are connected in that way। तो बेटा ये जो बैटरीज कनेक्ट करंट शेयर कर रही हैं, तो अगर ये 2 एम्पियर है, और ये फर्ज करते हैं सपोज दैट ये 3 वोल्ट का है, ये भी 3 वोल्ट का है, ठीक है, तो अब इन दोनों बैटरी से जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो करंट है उसका हाफ यहाँ से आएगा और हाफ यहाँ से आएगा। दैट मीन्स द बैटरी विल प्रोवाइड, E1 प्रोवाइड 1 एम्पेयर, E2 प्रोवाइड 1 एम्पेयर, तो दोनों में से 1 एम्पेयर ईच आ रहा है। तो इस तरह से ये जो दोनों बैटरीज हैं इनमें से करंट कम ड्रॉ होगा और इनकी लाइफ क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका कंपैरिजन जरा इस सर्किट से करते हैं। ये हमारे पास सेम, अब मैंने बैटरीज को सीरीज में लगा दिया। नाउ द अप्लायंस नीड्स 2 एम्पियर करंट, तो द सेल E1 will provide, तो दोनों, क्योंकि करंट सेम होता है ना सीरीज में, करंट सेम होता है, वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है, करंट सेम होता है सीरीज में, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है, जो इसका रिक्वायर्ड करंट है 2 एम्पियर है, तो इस बैटरी ने भी 2 एम्पियर दिया, इसने भी 2 एम्पियर दिया। तो अब इसका कंपैरिजन करो, ये दोनों सर्किट्स हैं, एक घर में ये यूज हो रहा है और एक घर में ये यूज हो रहा है, तो ये बैटरी, ईच ऑफ द बैटरी इज प्रोवाइडिंग 1 एम्पियर करंट, तो ये बैटरीज ड्रेन आउट होने में ज्यादा टाइम लेंगी और ये बैटरीज जल्दी ड्रेन आउट हो जाएंगी। इनका चार्ज ज्यादा फ्लो कर रहा है, जब चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा यानी करंट ज्यादा है, तो ज्यादा ये जो है एनर्जी डिलीवर कर रही है। ठीक है, क्लियर होगी बात ये भाई, किसी को कोई मसला है इसमें? तो पैरेलल में हमारे पास जो है लाइफ ऑफ द बैटरी बढ़ जाएगी, सीरीज में कम होगी। ठीक है बेटा, तो लॉन्गर टाइम के लिए यूज कर सकते हैं बैटरीज को। अभी मैं पर्टिकुलर ये क्वेश्चन इन्होंने मेंशन किया है, मैं ईयर लिख रहा हूँ, आप लोग इसको प्लीज चेक कर लीजिएगा। ये इन्होंने क्वेश्चन मेंशन किया है, आप लोग इसमें देखिएगा, दैट इज समर 23 पेपर 1-1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 29, ये मेंशन किया है इन्होंने। और इसका एक मिनट में देख लूं, क्वेश्चन कहाँ है।
तो इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी ए ऑप्शन। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं अगर ये मेरे पास ओपन हो जाए तो अगर हम इसे कर सकें तो बेटा। यस, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लें, मैं इस पे लिख नहीं सकता, तो आंसर आप लोग इसमें देख लें। ये कैसे कनेक्टेड है बेटा, मुझे आप लोग गाइड करते जाएंगे, व्हाट्सएप पे बताते जाएंगे ये कैसे कनेक्टेड है। ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपका फौरी तौर पे पॉपअप क्या करने की चीज कि ये इनका लाइफ टाइम ज्यादा होगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो ईच ऑफ द सेल इज 1.5, तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी बेटा इस कॉम्बिनेशन की? ई टोटल अगर कोई पूछे आपसे तो क्या बताओगे आप? ई टोटल कितना होगा? 1.5 होगा, बिल्कुल सही है। अब बेटा इसके ऑप्शंस को रीड करो और मुझे करेक्ट ऑप्शन बताओ, क्या आंसर है इसका? The battery supplies more energy to each coulomb charge. That happens, C option is correct when they are connected in series. It's a parallel one. So that's why C is not correct. ठीक है? Yes, A is the answer. बिल्कुल ठीक है। जी बेटा, ये सी आंसर कैसे है बेटा? सी आंसर सीरीज में होगा, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे आओ। ये जो सी ऑप्शन में फंस गए हैं, मैं उनके लिए दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है। तो इस कॉम्बिनेशन का टोटल वोल्टेज कितना होगा? 3 वोल्ट। अच्छा बेटा, अब जल्दी से रिकॉल करो द मीनिंग ऑफ वोल्ट। 3 वोल्ट का क्या मतलब होगा? 3 जूल्स पर 1 कूलम। ईच ऑफ द चार्ज, यहाँ से 1 कूलम चार्ज, 1 एम्पियर चार्ज जो फ्लो कर रहा है, ईच ऑफ द कूलम वुड कैरी 3 जूल्स ऑफ एनर्जी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। अब बेटा ये कनेक्टेड है, ये कितने वोल्ट के थे? 3 वोल्ट के। तो ये आपके पास जो सेल है, दिस सेल इज 3 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो 3 वोल्ट। सो व्हाट वुड बी द ई टोटल इन दिस केस? ये इस केस में जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कितना ई टोटल होगा? दैट वुड बी 6 वोल्ट। तो ये 6 वोल्ट होगा। दैट मीन्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, यस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, 6 वोल्ट का मतलब क्या बनेगा? 6 जूल्स पर 1 कूलम। जब मैंने इनको कनेक्ट किया तो ये 6 वोल्ट मीन्स 6 जूल्स पर 1 कूलम। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज दे आर कैरिंग मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी लेके जा रहा है। पैरेलल में बैटरी से, सेल से ये कम एनर्जी लेके जा रहा है। यहाँ पर लेके जा रहा है 3 जूल्स की एनर्जी, यहाँ पर ये बैटरी से लेके जा रहा है 6 जूल्स की एनर्जी। तो बैटरी इसीलिए जल्दी ड्रेन आउट होंगे ना, उनमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो जल्दी यूज अप हो जाएगी क्योंकि ज्यादा एनर्जी डिलीवर हो रही है। यहाँ पर कम एनर्जी डिलीवर हो रही है, दैट्स व्हाई देयर लाइफ वुड बी लॉन्गर। एनी प्रॉब्लम इसमें? सी ऑप्शन वाले जो है वो प्लीज मुझे इस पे रिस्पॉन्स करें, जो सी पे फंसे थे आके बताएं मुझे बेटा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है, मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है बेटा। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने मेंशन कर दिया क्वेश्चन, तो इससे हमें थोड़ा और एलोबरेट कर लिया। ये चीज मेरे जहन से भूल गया था मैं, तो बहरहाल ये अब क्लियर हो गई। नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स दैट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट। बेटा ये हमारे पास
ये एक वायर है और इस वायर में, नो प्रॉब्लम बेटा, ये वायर है, इस वायर में ये एटम्स हैं, तो ये एटम्स हैं और ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन, अकेला एक बेचारा इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इसको मॉडल के तौर पे सोच रहे हैं। अच्छा, कल मैंने आपको सिखाया था ना, इन जो सर्कल्स थे इनका मतलब क्या था, ये जो सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एटम्स होंगे ना बेटा, यहाँ पे एटम है ना बेटा एक, ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं, ये उस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, यहाँ नेगेटिव, तो बेटा अब क्या होगा कि ये नेगेटिव टर्मिनल इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा, और पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तब भी ये इधर मूव करेगा। अब ये यहाँ से मूव करना शुरू करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करता है, तो ऑल द वे ये यहाँ से वॉल ऑफ द कंटेनर को टकराएगा और यहाँ से रिबाउंड लेके आएगा, फिर ये वाला एटम इसको रिपेल करेगा, ये यहाँ से फिर रिपेल होके आएगा, फिर बेटा ये यहाँ पे आया, तो फिर इस वाले एटम ने इसको रिपेल किया, ये यहाँ गया और ये वॉल से टकरा के रिबाउंड लेता हुआ फिर रिपेल हुआ, फिर ये रिपेल हुआ, और इस तरह से ये पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच गया। ऑल द वे व्हेन द चार्ज इज ड्रिफ्टिंग, चार्ज जब ड्रिफ्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो चार्ज क्या करता है, इट सफर्स कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द वायर। दैट्स वाई बेटा जो हम मोबाइल की बैटरीज देखें हैं, उनकी बैटरीज भी हीट अप हो जाती हैं, क्योंकि चार्ज कंटिन्यूसली जब फ्लो कर रहा होता है तो वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो चाहे बैटरी हो, वो चाहे वायर हो, कोई भी कंटेनर जिसमें वो चार्ज मूव कर रहा है, उसकी दीवारों से टकराएगा तो हीट एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, वो अपनी एनर्जी को हीट एनर्जी में डिसिपेट करेगा, लूज करेगा। ठीक है, और साथ में बेटा ये जब चार्ज मूव कर रहा है, इस मूविंग चार्ज को कंटिन्यूसली क्या मिल रही है बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकता, इसको ये जो एटम्स हैं इसके सराउंडिंग में, ये तो अकेला है ना बेटा, इसके साथ और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी इसको रिपेल कर रहे होंगे, तो ये बेचारा अपने जो साथ कंपेनियंस हैं, जो और इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके साथ ये जा रहा है, उनसे भी रिपेल हो रहा है, जो रास्ते में एटम्स के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनसे भी रिपेल हो रहा है, कंटिन्यूसली इसके पाथ को क्या किया जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, इसके लिए मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। ये जो इसके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, दैट इज मेंट रेजिस्टेंस, इसको क्या कहूंगा मैं, रेजिस्टेंस कहूंगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इसको हम यूं कहेंगे। ठीक है, तो जब चार्ज फ्लो करता है, अब कैम्ब्रिज में हम ये नहीं बताएंगे, दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हमारे बैक ऑफ माइंड होना चाहिए। तो जब हमारे पास चार्ज फ्लो करता है तो व्हाट हैपेंस, द फ्लोइंग चार्ज, द मूविंग चार्ज सफर्स रिपल्सिव फोर्सेस। तो इस बात को हम कैसे सोचेंगे, वो इंटरेक्ट करेगा सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन से, इंटरेक्ट करके रिपेल होके वो वॉल्स ऑफ द वायर को हिट करेगा, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को लूज करेगा। ठीक है, अब इस बात को कुछ यूं सोचें कि आपके पास ये एक बस है और इस बस के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा रश है इसके अंदर, बहुत सारे लोग हैं बेटा इस बस में, और ये जितने ये लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे, और सपोज दैट मैं आपको कहता हूँ बेटा आप इस गेट से एंटर हो यहाँ से, दिस इज गेट नंबर 1, और आपकी टास्क है आपने गेट नंबर 2 से बाहर एग्जिट करना है। अब आप यहाँ से बीच में दाखिल होते हैं, लोगों से रास्ता बनाते हुए, धक्के खाते हुए, यहाँ जाते हुए, इधर से उधर घूमते हुए, यहाँ से इस तरह से घूमते घूमते आप बड़ी मुश्किल से पाथ सर्च करते हुए यहाँ पहुंच जाते हैं। तो आपको क्या मिल रहा है, कंटिन्यूसली आपको आपको मूव करने में ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है, रेजिस्टेंस मिल रही है, डिफिकल्टी मिल रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उम्र या हज में बहुत सारे लोग कॉरिडोर्स में वॉक कर रहे हैं और आप उनके बीच में अगर वॉक कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, मूव करते हुए आपको मुश्किलात का सामना होता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, यानी चार्ज के साथ, मिस्टर कूलम के साथ ऐसे ही होता है। तो मिस्टर कूलम क्या करता है, वो कंटिन्यूसली बेचारा दीवारों से टकराता हुआ चार्ज जाता है और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स उसके पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो अब मेरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर फर्स्ट करते हैं बेटा, सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर जब गेट नंबर 1 पे मैं एंटर हुआ या आप एंटर हो रहे हैं,
आपके पास एनर्जी है 100 जूल्स की, तो जब आप गेट नंबर 2 से बाहर निकलेंगे तो आपकी एनर्जी 100 जूल्स के इक्वल होगी, ग्रेटर होगी, या लेस देन होगी। ठीक है, आपकी एनर्जी जो है, जो आपके पास एनर्जी है, वो इक्वल टू 100 जूल्स होगी, लेस होगी, या ग्रेटर होगी। अब आप कंटिन्यूसली बेटा यहाँ से मूव करते हुए जा रहे हैं, इधर से लोगों से धक्के खाते हुए बड़ी मुश्किल से इधर पहुंचेंगे, तो लेस होगी ना बेटा। तो इसका मतलब आपको जो रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही थी, यू ट्राई टू ओवरकम दैट ऑब्स्ट्रक्शन, दैट्स व्हाई योर एनर्जी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, एवरीवन एग्रीज? मेरा ख्याल है यहाँ पे सब एग्री कर रहे हैं इस बात से। सब इसको फिजिकली सोचें थोड़ा सा कैसा होता है। तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे जो एनर्जी थी और यहाँ पे सब, फॉर सपोज यहाँ पे एनर्जी 80 जूल्स हो गई, तो बेटा आपने कितनी एनर्जी को लॉस किया? दैट इज 20 जूल्स। फर्ज करते हैं जो स्टूडेंट इसमें मूव कर रहा है वो 1 कूलम के इक्वल है, तो कितने एनर्जी को कितना लूज किया उसने? 20 जूल्स की एनर्जी 1 कूलम ने लूज की। और जूल्स पर 1 कूलम क्या होगा बेटा? दैट इज वोल्ट। तो इसने कितने एनर्जी को लूज किया? 20 वोल्ट को लूज किया। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज, एनर्जी डिलीवर्ड बाय द चार्ज। तो अब समझ में, कल जो मैं कह रहा था एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज इज पीडी। तो जब चार्ज किसी कंपोनेंट में से पास करता है तो उसको कंटिन्यूसली वो सफर करता है रेजिस्टेंस को, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज, दैट इज द पीडी। रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई अगर क्वेरी है किसी के जहन में तो प्लीज मुझे मैसेज कर दें। ओके, गुड। सो तो टू डिफाइन रेजिस्टेंस इन कैम्ब्रिज, दीज आर द वर्ड्स। अगर वर्ड्स में याद करना है, अदर वे राउंड मैं हमेशा फॉर्मूला याद कर लेता हूँ। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, शॉर्टकट फॉर्मूला लिखा, उसके वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया, लाइक दिस, बिल्कुल स्टैंडर्ड। जो कैम्ब्रिज का कैंडिडेट अगर डिफाइन का इक्वेशन है, वो क्वेश्चन है स्टेट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन पे इस तरह की कोई हरकत नहीं चलती, ये सिर्फ डिफाइन करने पे। ठीक है, तो आई होप ये आपको याद रहेगा। ठीक है भाई, किसी को कोई मसला नहीं है मेरा ख्याल है। तो मैं ये सब फॉर्मूला लिखें, और उस फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स है, जैसे v क्या है, i क्या है, या जैसे आपने लिखा f इजिकल्स टू m डेल्टा m v अपॉन t, या आपने लिखा f इजिकल्स टू डेल्टा p अपॉन t, तो आपने बताया डेल्टा p इज चेंज इन मोमेंटम, t इज टाइम, f इज द अनबैलेंसिंग फोर्स। तो आपको फोर्स की डेफिनेशन के मार्क्स मिल जाएंगे इफ इट्स अबाउट डिफाइनिंग। ठीक है, जो एग्जामिनर की हमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कॉपी चेक करते हैं वो यही होती है। इफ इक्वेशन इज देयर एंड द स्टूडेंट डिफाइंस ईच वेरिएबल करेक्टली, और हाई अचीवर तो यूनिट भी लिख देता है, तो तब तब भी आपके फुल मार्क्स होते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे बेटा, अब यहाँ पर आप ये देखें कि आपके पास इसका यूनिट क्या बन रहा है? ऐसा यूनिट, दैट इज ओम्स। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। ठीक है बेटा, तो R इज टू वी अपॉन आई। तो बेटा इसके लिए एक आसान सी जो ट्राइंगल में हमेशा याद कराता हूँ, आप इस ट्राइंगल को मेमोराइज कर लें। अब बेटा देखें, इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो वेरिएबल्स आते हैं उनमें क्या क्या है? एक होगी वोल्टेज, एक होगा करंट, एक होगी रेजिस्टेंस, एक होगी पावर, और एक होगी एनर्जी। बस ये आपके पास टोटल चीजें हैं। इनमें वी, आई और आर का रिलेशन ये आ गया इस एक ट्राइंगल में। आप ये एक ट्राइंगल याद कर लें, आपको कुछ भी फाइंड करना है, ट्राइंगल यूज करना मैंने फिजिकल क्लास में सिखाया हुआ है। आपको रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, आप अपने फिंगर को रेजिस्टेंस पे रख दें, हाइड द रेजिस्टेंस। जिस फैक्टर को फाइंड करना है उसको हाइड कर लें, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा वी अपॉन आई। इफ यू नीड करंट आई, तो आपने इसके ऊपर फिंगर रख दी, तो वी अपॉन आर इज योर इक्वेशन। इफ यू नीड वोल्टेज, आपने इसको हाइड किया, तो ये आपके पास I
टू आर बन गया। ट्राइंगल यूज करना आती है सबको, आई होप हमने यूज किया हुआ है, सीखा हुआ है हमने, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, वन टाइप इज फिक्स्ड रेजिस्टर एंड द अदर वन इज वेरिएबल रेजिस्टर। फिक्स्ड रेजिस्टर वो रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, यानी जैसे मेटल वायर है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ, आप ए लेवल्स में कुछ रेजिस्टर्स आपको दिए जाएंगे कलर कोडेड, जो मैं कल आपको सिखाऊंगा, तो वो रेजिस्टर्स जो है, उन रेजिस्टर्स को जब आप यूज करेंगे तो उनकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड होती है, वो 100 ओम 10 ओम, वो आप कल मैं आपको वो सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो फिक्स रेजिस्टर्स, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गई, दो टाइप के रेजिस्टर्स आ गए। उसके बाद बेटा ये एक क्लासिकल लॉ है, बहुत ही एक पावरफुल लॉ है, ये हमारे पास कहलाता है ओहम्स लॉ। तो ये ओहम्स लॉ है, और इस ओहम्स लॉ में हमारे पास क्या है बेटा, आपके पास ओहम लॉ स्टेट दैट द करंट पासिंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशंस, ठीक है, लाइक टेम्परेचर। फिजिकल कंडीशंस मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आपको ये जहन में रखना है, फिजिकल कंडीशन में लेंथ है, और बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और बेटा आपके पास टेम्परेचर है, और टाइप ऑफ मटेरियल है। देयर आर 5 फिजिकल कंडीशंस, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल। तो ओहम्स लॉ के लिए मैंने पहले भी कल आपको ये चीज सिखाई थी, उसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा से यूज कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक वाटर कैरिंग पाइप है, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इसका ये जो हाइट है, लेट दैट हाइट बी h1, ये h1 है, ये हाइट जो है दैट इज h2। और अगर मैं आपको कहूँ बेटा दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बोलेंगे दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, क्योंकि दोनों की हाइट बराबर है। तो इसके अंदर जो वाटर फील्ड है वो वाटर फ्लो नहीं करेगा। बट इफ, अगर आप इसको थोड़ा सा स्लाइटली यूं टिल्ट करते हैं, तो आप जैसे ही इसको टिल्ट करते हैं तो वाटर फ्लो करना शुरू कर देता है। क्यों फ्लो करना शुरू करता है? बिकॉज ये हाइट जो h3 है, ये आपके पास हाइट h3, तो आप कहते हैं कि h2 इज ग्रेटर देन h3, तो जो ये एंड है, ये एंड को मैं कह देता हूँ P, और इस एंड को कह देते हैं Q। तो एंड P जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, एंड Q की पोटेंशियल एनर्जी कम है। यानी जब ये एंड Q यहाँ पर है h3 हाइट पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, दैट्स व्हाई वाटर इज फ्लोइंग। कल मैंने सिखाया था ना कि करंट कैसे फ्लो करता है, एंड देन वी मार्क, हमने ये मार्क किया था, हमने कहा था कि भाई ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हायर पोटेंशियल पे है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। लोअर पोटेंशियल मतलब लोअर पोटेंशियल एनर्जी, इसकी एनर्जी लोअर है। हायर पोटेंशियल मतलब हायर पोटेंशियल एनर्जी, उधर एनर्जी ज्यादा है चार्ज की। एनी प्रॉब्लम? अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे मैसेज करें। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम, टेक्स्ट में, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक तो बात हमें समझ में आती है, ठीक है। हमने ये यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है, और इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अब मैं इस पाइप को और स्लाइटली जो है, मैंने और इसको इस तरह से और इसको टिल्ट कर दिया। नाउ दिस हाइट इज h4, द वाटर इज फ्लोइंग, दिस इज सिचुएशन नंबर 1 and this is situation number 2. In which situation more water will flow? Please answer me. किस सिचुएशन में ज्यादा पानी फ्लो करेगा? यस, बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लो ज्यादा करेगा 2 में, बिकॉज यहाँ पर और यहाँ पर एनर्जी का ज्यादा डिफरेंस है। द मोर द डिफरेंस इन एनर्जी, द मोर द वाटर विल फ्लो। तो यही बात तो ओहम ने अभी आपको बताई है। ओहम का जो हमने लॉ पढ़ा उसने यही तो कहा
इस वाटर फ्लो को कंसीडर करो एज एन करंट। द मोर करंट यू वांट, ठीक है, द हायर पीडी यू शुड हैव टू अप्लाई। जितना ज्यादा दो एंड्स पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। दिस इज व्हाट द ओम्स मीन। ओम का मतलब ये है, यहाँ पर जो आपके पास करंट फ्लो कर रहा है ओम्स का, इस सिचुएशन वन में अगर फर्ज करते हैं ये 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 6 वोल्ट की बैटरी का करंट जो होगा वो कम होगा, 12 वोल्ट वाली का ज्यादा होगा, क्योंकि हायर द पीडी मोर वुड बी द करंट। अदर वे राउंड, आपको जितना ज्यादा करंट चाहिए उतना हायर पीडी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ में आ गया भाई, कि किस तरह से आपके करंट को ये ड्राइव कराता है। ठीक है, तो ये साइमन ओहम्स जो थे वो यही बात यहाँ पे समझा रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि भाई ये आपके पास जो करंट पास कर रहा है कंडक्टर में से, वो करंट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस से। उस कंडक्टर के अक्रॉस जितना ज्यादा पीडी लगाओगे उतना ज्यादा आपके पास करंट जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, मेरा ख्याल से ये बात सबको क्लियर होगी है। दूसरे नंबर पे, अब बेटा जब करंट फ्लो करेगा, ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये फर्ज करते हैं दिस इज हाइट h2 एंड दिस इज हाइट h1, ये ग्राउंड लेवल बना लेता हूं मैं, दिस इज h1, और अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस। अब जब ये वाटर फ्लो कर रहा है तो फर्ज करते हैं बेटा इस वाटर के फ्लो करने में यहाँ पर बीच में ये कोई वाटर का पाइप है, इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ गई हैं। लाइक इसको सोचो जैसे ह्यूमन आर्टरीज हैं, उनमें क्लॉग्स बन गए हैं ये। ठीक है, ह्यूमन आर्टरी के तौर पे सोचो कि ये ह्यूमन आर्टरी है और इसमें कुछ क्लॉग्स बन गए हैं। तो अब जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करेगा वो, और विदाउट क्लॉग्स जब वाटर फ्लो करेगा, मैं दोनों सिचुएशन यहाँ पे बना देता हूँ, 1 मिनट। ये दोबारा से दोनों सिचुएशंस में ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज हाइट h2 एंड दिस इज हाइट h1। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है से दैट इज I1, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I2। ओवर हेयर वी गॉट सम क्लॉग्स ओवर हेयर, ऑब्स्ट्रक्शंस जो हमारे पास फ्लो करेगा उसके पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं। तो दिस इज सिचुएशन 1 एंड दिस इज सिचुएशन 2। इन विच सिचुएशन मोर करंट विल फ्लो? जल्दी बताओ, I1 बड़ा होगा या I2 बड़ा होगा? विच वन इज ग्रेटर, I1 और I2? ठीक है, यस। तो ये सेकंड सिचुएशन के अंदर करंट जो है वो ज्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि इस करंट को कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल रही। यहाँ पर रास्ते में बेटा ये ब्लॉकेज है, ये स्टॉप कर रही है इसको। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर जो फ्लो करेगा वो वाटर क्या होगा, वो वाटर जो है वो कम होगा, क्योंकि ये रास्ते में ब्लॉकेज आ गई है। ठीक है, जैसे ह्यूमन आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है तो ब्लड जब आर्टरीज में मूव करता है तो वो इस तरह से मूव करता हो जाता है, उसके पास में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। ठीक है, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? I2 का करंट ज्यादा होगा, I1 का करंट कम होगा। ओके, दैट्स गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब साइमन ओहम के इस सारे कॉन्सेप्ट के अंदर एक नई चीज आ गई जो यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस की है, एंड दैट इज द रेजिस्टेंस। ये आ गए रेजिस्टेंस, कि जितना ज्यादा कंडक्टर रेजिस्ट करेगा करंट के फ्लो को, ठीक है, अब वो भी हमारे पास करंट को इफेक्ट करेगा। तो अभी हमने ये पढ़ा कि जो I है दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद V, तो I इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद R। The more the resistance you got over here, the lesser the current will flow. The more, जितनी ज्यादा यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, देखो मैं इसको और इंक्रीज कर देता हूँ। फर्ज करते हैं बेटा ये सिचुएशन हो गई। अब बताओ मेरे पास जो करंट होगा, जो वाटर फ्लो कर रहा है, ये करंट, क्या ये करंट आगे जा सकेगा? नहीं जाएगा, ये 100% ब्लॉकेज होगी। लेकिन अगर ये ब्लॉकेज थोड़ी सी, मैं थोड़ा सा मैं ये, अब मुझे बताएं, अब करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं इसको ऑब्स्ट्रक्शन को कम करता जाऊं करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, यानी रेजिस्टेंस कम होती जा रही है। द स्मॉलर द रेजिस्टेंस मोर द करंट विल फ्लो। तो करंट एंड रेजिस्टेंस आर ऑलवेज इनवर्स प्रोपोर्शनल। एनीवन हैविंग एनी ट्रबल? प्लीज बताइए, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है बेटा,
तो इसका मतलब करंट की इक्वेशन हमने यहाँ से ड्राइव कर ली, करंट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो जो यूजुअली बेटा इसकी इजीएस्ट फॉर्म लिखी जाती है वो क्या होती है इसकी, दैट इज V इज इक्वल्स टू आई आर। ये आपने ओहम्स को हमेशा इस तरह से लिखे हुए देखा है क्योंकि स्टूडेंट्स को ये याद भी रहता है और इससे ट्राइंगल भी बन जाती है। द एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। द अमाउंट ऑफ करंट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट करेगा पीडी के साथ, जितना हायर पीडी होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। उसके बाद बेटा जब वो करंट किसी वायर में फ्लो करेगा तो वायर उधर करंट को कितना रेजिस्ट कर रही है, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा करंट आपके पास फ्लो करेगा। दैट्स व्हाई करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्स प्रोपोर्शनल। Current and resistance are inverse proportional. Current and voltage are direct proportional. If we combine these proportionality, we get this conclusion: I is equals to V upon R. The constant over here is 1. So don't consider that constant. Constant को इसलिए मैंने consider नहीं किया. Proportionality है ना बेटा, equality का sign लाएंगे तो एक constant भी लिखना पड़ेगा.